हाय, मैं सोनिया विद्या गुरु से स्टार्ट कर रही हूँ मैं अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स का सेशन, हिंदी मीडियम वाला, बाइलिंगुअल वाला सेशन। आपको अच्छा लगता है लाइक करिएगा, शेयर करिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कजिन्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने इंपॉर्टेंट सेशंस हम अपलोड करते हैं और उनका नोटिफिकेशंस आपके पास आया करेगा। नोटिफिकेशंस आपके पास आए उसके लिए बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा। स्टार्ट में सेशन कर रही हूं, मैं कुछ खुद ज्यादा नहीं कहना चाहती, बट आप खुद देख करके प्लीज पता लगाइए कि आप अगर इतनी सारी बुक्स उठाते, इतनी सारी मैगजीन्स उठाते तो जाकर के इतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते जितनी मैं आपको आज के वीडियो में दे दूंगी। और मैं हर वीडियो में ऐसा ही बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत सारा टाइम लगा के आप लोगों के लिए इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट सेलेक्ट करके लाती हूँ। तो प्लीज मैं चाहती हूँ आप वीडियो लाइक जरूर करें और सारे क्वेश्चंस जो है वो याद कर लें। ये क्वेश्चंस जो मैं पढ़ा रही हूँ उसका मीडियम हिंदी है। अगर आप चाहते हैं इंग्लिश में सेशन देखना, complete English medium session is also available in the playlist. That is for our South Indian students, that is for our North Eastern students. आप इंग्लिश का सेशन भी देख सकते हैं। मैंने कहा जो कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में होता है। मैं सेशन स्टार्ट कर रही हूँ, उससे पहले आपको बता दूं कि लास्ट तक जरूर देखना है आपने सेशन, क्योंकि जब तक लास्ट तक देखेंगे नहीं आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पता नहीं चलेगा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्लीज समझिए, एक टॉपिक पकड़ के उस पे सारा वीडियो बना दूं मेरे लिए बहुत आसान है, जिसमें मुझे टाइम नहीं लगेगा, विश्वास करिए। इतने सारे एस्पेक्ट से इतने सारे पॉइंट्स निकाल के आने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं उम्मीद करती हूं कि एक वीडियो से आप इतना इंफॉर्मेशन गेन करें, एक टॉपिक जितनी नहीं, इतने सारे पॉइंट्स में से इतने सारे क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स में आपके आएंगे पक्का से। पहला क्वेश्चन राम मंदिर के बारे में है। वो राम मंदिर जिसके लिए हम सब बहुत खुश थे, जो 5 अगस्त को आपने देखा कि उसका फाउंडेशन स्टोन शिलान्यास किया गया। आप जानते हैं ये बात, प्रधानमंत्री मोदी आपको वहां दिखे। लेकिन अब क्या आपको पता है कि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं? तो हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस की। अब ये एक पार्ट है, ये एक सेक्शन है, ये सिर्फ एक पेज है जो आपके सामने आ रहा है, जिसमें राम मंदिर के बारे में आने वाले 4 या 5 सवाल मैंने आपको यहां पर दिखाए। ऐसे कम से कम 25-30 पेज आपको दिखेंगे आपकी स्क्रीन पर, जिसके अंदर आपको ढेरों क्वेश्चन मिलेंगे, ढेरों। तो राम मंदिर के बारे में बात करते हुए, आगे बढ़ते हुए, राम मंदिर के आर्किटेक्ट कौन? चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा कौन है? आर्किटेक्ट हैं राम मंदिर के। अब अगर बात करें हाइट की, टेम्पल की हाइट भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। 161 फीट हाई, 161 फुट ऊंचा मंदिर बनाया जाएगा। दूसरी बात कि इसमें डोम्स कितने होंगे। अगर आप डोम्स की बात करें तो आपको पता है डोम्स क्या होते हैं। डोम्स की अगर मैं बात करूं तो गोलाकार शेप में मंदिर के ऊपर जो बनाए जाते हैं हम उन्हें डोम्स कहते हैं। तो डोम्स कितने होंगे? 5 होंगे। स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट, नागरा स्टाइल में ये मंदिर बनाया जाएगा। स्टाइल सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम्स के अंदर। किसी भी मंदिर का अगर स्टाइल पूछा जाए तो वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वो बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसी चीजें आती हैं। तो नागरा स्टाइल में राम मंदिर बनाया जाएगा। राम टेम्पल का फाउंडेशन स्टोन जो लास्ट पॉइंट है, आप अगर इस पेज पे देखोगे तो ये 5 अगस्त लिखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जरा देखिए। अगला क्वेश्चन है आर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। आर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। अब इसे कोटेशन में लिखा गया है, अगर आप ध्यान से देखो तो कोटेशन में लिखा गया है और साथ में लिखा है कि इसके ऑथर कौन। दलाई लामा जैसी बड़ी पर्सनालिटी अगर कोई किताब लिख दे तो आप जरा सोचिए, हमने शुरू से अब तक दलाई लामा का नाम कितनी बार सुना होगा। तो इतना इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, उनकी किताब का नाम है आर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। तो दलाई लामा और साथ ही साथ फ्रांस ऑल्ट की किताब है ये आपको नाम याद रखना है। और शेरॉन स्टोन की ऑटोबायोग्राफी की बात करते हैं, द ब्यूटी ऑफ लिविंग ट्वाइस। द ब्यूटी ऑफ लिविंग ट्वाइस मैंने क्या बताया, शेरॉन स्टोन की किताब है, इनका नाम भी याद रखिए, इनकी ऑटोबायोग्राफी है।
अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बात करूं तो आपने हर बार थिसॉरस सुना, थिसॉरस सुना ना आपने, आप सुनते आते हैं कि आप किसी वर्ड का सिमिलर वर्ड ढूंढना चाहते हैं तो आप क्या कहते हैं, फटाफट से थिसॉरस में डालो। अब थिसॉरस से शशि थरूर ने बनाई है, मतलब एक किताब लिखी है। आप जानते हैं हर बार आपको सबने शशि थरूर का नाम लेकर के वोकैबुलरी आप लोगों को पढ़ाई होगी, तो मैं बताऊं आपको वोकैबुलरी की बुक बनाई है शशि थरूर ने, उनकी उस बुक का नाम है थरूर थरूरोसोरस। अब मैंने क्या कहा था, थिसॉरस थरूरोसोरस, थिसॉरस थरूरोसोरस, याद हो जाएगा आपको, मैं श्योर हूं। किताब का नाम बहुत आसान है, बस वोकैबुलरी पे एक किताब है जो शशि थरूर जी ने लिखी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए जरा, क्या है, कुछ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं जिसके अंदर हम डॉल्फिन को बचाने की बात करेंगे, तो गंगा की डॉल्फिन को बचाने की बात करेंगे और साथ में एशियाटिक लायंस को बचाने की बात करेंगे। तो एक प्रोजेक्ट लायन है और एक प्रोजेक्ट डॉल्फिन है। अब ये प्रधानमंत्री मोदी ने अनाउंस किए हैं, इसीलिए आपके लिए और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोबारा बोल रही हूं, प्लीज ध्यान से सुनिए। कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है, कंजर्व करना है, इनको बचाना है, इनका संरक्षण करना है। तो संरक्षण करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन में सीधी सी बात है गंगा की डॉल्फिन को, और प्रोजेक्ट लायन में एशियाटिक लायन को कंजर्व करने की, बचाने की, उनका संरक्षण करने की बात कही जा रही है। अगला क्वेश्चन अगर मैं देखूं अगले पॉइंट की तरफ चलते हुए, तो नीचे वाले पॉइंट में लिखा है, प्लीज याद रखिए, थोड़ा अलग और कितना इंपॉर्टेंट। हर बार नेशनल चीजें पढ़ते आते हैं हमने कहा नेशनल स्वीट क्या है, नेशनल फ्रूट क्या है, यहाँ पे नेशनल एक्वाटिक एनिमल क्या होता है, मैंने आपको बताया नेशनल एक्वाटिक एनिमल गैंजेस रिवर डॉल्फिन होती है। अगला क्वेश्चन, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021, इसे भी इंडिया होस्ट करने वाला है। थोड़े दिन पहले मैं आपको इंडिया वर्ल्ड कप होस्ट करने वाला है, मैं आपको वो पढ़ा चुकी हूं। यहां पर हम 2021 की बात कर रहे हैं, और 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, T20 वर्ल्ड कप जो होने वाला है मेंस वाला, आईसीसी का 2021 वाला, उसे इंडिया होस्ट करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आईसीसी का 2022 में, मतलब नेक्स्ट ईयर 21 के बाद, जो 21 वाला है वो इंडिया होस्ट करेगा नेक्स्ट ईयर वाला। अगर बात करूं 2022 वाला, उसका भी डेट, मतलब उसका भी वेन्यू अनाउंस हो गया है, तो उसका वेन्यू जो है वो रखा गया है ऑस्ट्रेलिया। तो आपको भूलना नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में 2022 में T20 मेंस, और मैंने कहा T20 मेंस 2021 वाला इंडिया में होगा। अगला क्वेश्चन, थोड़े से और बढ़िया क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इतने इंपॉर्टेंट कि एग्जाम में पक्का दिख जाएंगे, ये वो वाले क्वेश्चंस हैं। इन बातों को, इन क्वेश्चंस को याद रखिएगा। एक भी चीज इसमें से आप भूल नहीं सकते हो। आरबीआई के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आरबीआई ने रूल्स बनाया, किसके लिए रूल्स बनाया, न्यू अम्ब्रेला एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट्स, जैसे कि एनपीसीआई। अगर मैं एनपीसीआई की बात करूं तो एनपीसीआई की जैसी बॉडीज की हम बात करते हैं कि अगर एनपीसीआई जैसी बॉडीज हैं, एनपीसीआई एक अम्ब्रेला एंटिटी है रिटेल पेमेंट्स के लिए। एनपीसीआई क्या है, एक अम्ब्रेला बॉडी है रिटेल पेमेंट्स के लिए। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, आप, मैं, हम सोच रहे हैं कि हम एक न्यू अम्ब्रेला एंटिटी बनाएं, तो वो कह रहे हैं कि इसके लिए आपको मिनिमम कुछ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो लोअर पॉइंट कहता है कि मिनिमम एक्सपीरियंस पेमेंट के ही फील्ड में, पेमेंट के ही स्पेस में 3 साल का होना चाहिए उस नई बनने वाली अम्ब्रेला एंटिटी को। एक बात। दूसरी बात यह कि मिनिमम पेड अप कैपिटल उसका 500 करोड़ होना चाहिए। मिनिमम पेड अप कैपिटल उस एंटिटी का 500 करोड़ होना चाहिए, और मैक्सिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय सिंगल प्रमोटर। मैंने एक अम्ब्रेला एंटिटी बनानी है, मैं उसके अंदर क्या हूं, या मैं उसके अंदर एक प्रमोटर हूं, या फिर मेरा एक प्रमोटर ग्रुप है, तो हम बीइंग अ प्रमोटर उसके अंदर मैक्सिमम शेयर जो रख सकते हैं अपना, वो 40% हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। आप समझिए, न्यू अम्ब्रेला एंटिटी है, उसके 100% में मैं अगर प्रमोटर ग्रुप से हूं तो मेरा उसके अंदर शेयर 40% तक का ही हो सकता है।
और उसका मिनिमम नेट वर्थ जो है हर समय उसे जो बरकरार रखना होगा, जो बनाकर रखना होगा उस अम्ब्रेला एंटिटी को, वो होगा 300 करोड़ रुपए। भूलना नहीं है, एक भी पॉइंट मिस मत कर जाइएगा, प्लीज याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। चलिए अब स्क्रीन पे फिर से आ जाइए, अब पढ़ेंगे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में। इतने सारे डिफॉल्ट्स हम देख चुके हैं, आरबीआई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को अब अपने अंडर ले आया, ये अभी हाल फिलहाल मैंने आपको बढ़ाया था। अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में और इंफॉर्मेशन लेते हैं। क्या इंफॉर्मेशन है जरा सुनिए। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स विद टोटल एसेट्स more than rupees 2000 crore to have system based asset classification from June 30th 2021। आपको एक डेडलाइन दी गई है, किस चीज की एक डेडलाइन दी गई है? आप देखिए, सिस्टम बेस्ड एसेट क्लासिफिकेशन को अगर मैं आसान भाषा में समझूं तो आपको पहले बताऊं, एक बैंक के लिए लोन, आपके लिए नहीं, बैंक के लिए लोन एसेट होता है। बैंक के लिए लोन क्या है? एसेट है, इसीलिए उसे कह रहा है कि एसेट क्लासिफिकेशन मतलब लोन का क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड एसेट क्लासिफिकेशन कर दिया जाएगा। लेकिन किन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की बात की जा रही है? जिनका कैपिटल जो है 2000 करोड़ उससे ज्यादा है। हम कह रहे हैं अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का टोटल एसेट जो है, अगर उनका एसेट 2000 करोड़ से ज्यादा है तो उनको सिस्टम बेस्ड एसेट क्लासिफिकेशन करने को कहा जा रहा है, मतलब कर दिया गया है 30 जून 2021 तक उन्हें ये टाइम दिया जा रहा है कि इस तक उन्हें ये करना है। आपको एक बात और याद रखनी है कि हम यहां पर बात ये कर रहे हैं कि लोन की हेल्थ जो है, अब आप कहेंगे लोन की हेल्थ कहां से होती है, प्लीज कहने का मतलब समझिएगा कि कौन सा लोन किस कैटेगरी में रखा जाएगा, कि कौन सा लोन अच्छा लोन है और कौन सा लोन बैड लोन या बैड लोन में चेंज होने वाला है, क्लासिफाई होने वाला है। तो लोन की हेल्थ से मेरा मतलब वो था, सिस्टम बेस्ड एसेट क्लासिफिकेशन मतलब उस तरह से उसको बांट दिया जाएगा कि जैसी लोन की हेल्थ होगी। अगर बात करूं अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट जो लोअर पॉइंट है उसको आप देखेंगे तो उसमें लिखा है कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, पहले हमने बात की थी कि अगर उनका साइज, उनका एसेट 2000 करोड़ के ज्यादा या 2000 करोड़ या उससे ज्यादा की बात हम कर रहे थे। यहां पर हम कह रहे हैं कि अगर टोटल एसेट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के 1000 करोड़ से ज्यादा लेकिन 2000 करोड़ से अगर कम की कैटेगरी में आते हैं तो इन पर भी, इनका भी सिस्टम बेस्ड एसेट क्लासिफिकेशन इनको करना है। 30 सितंबर 2021 तक इनके लिए डेडलाइन रखी गई है। तो जून 30 तक, जून 30 2021 तक 2000 और 2000 प्लस वाली, 2000 करोड़ प्लस वाली, यहां पर 1000 से 2000 करोड़ तक के जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है उनका एसेट की बात हो रही है, जिसमें हमने सिस्टम बेस्ड एसेट क्लासिफिकेशन उनका करना है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जरा चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है न्यू स्टेट एम्बलम। एम्बलम जिसे हम एक्चुअल में एम्बलम प्रोनाउंस करते हैं, तो एम्बलम का मतलब मोहर होती है। एम्बलम का मतलब क्या होता है? मोहर होती है। किसी राज्य ने अपनी मोहर बनाई है, तो सुन लीजिए वो झारखंड है। अगर आप देख पाओ तो आपके बोर्ड पर भी आ रहा है न्यू स्टेट एम्बलम लॉन्च्ड बाय झारखंड। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन है। ये थोड़ा सा रिलेटेड हो गया, इसने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दिया। अगला क्वेश्चन पढ़िए। न्यू गवर्नर ऑफ मेघालय, इनका नाम है सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक का नाम आप बहुत ज्यादा सुनते हुए आते हैं। तो सत्यपाल मलिक जो है वो मेघालय के गवर्नर बनाए गए हैं। अब यहां पर आपको बताऊं कि जो महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं, ये देखिए जिनका नाम मैं ले रही हूं ना, आप हर बार इनका नाम मेरे मुंह से सुनते आएंगे क्योंकि इन्हीं का ही प्रोफाइल चेंज किया जाता है। प्रोफाइल का मतलब एक्चुअल में स्टेट चेंज कर दी जाती है। कभी इन्हें किसी स्टेट का गवर्नर बना देते हैं और कभी किसी स्टेट का गवर्नर बना देते हैं। जनरली गवर्नर सेम ही रहते हैं। यहां पर वही बात तभी कर रही हूं कि जो महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी जो है, उन्हें एडिशनल चार्ज अब गोवा का भी दे दिया गया है। तो इस पॉइंट का मतलब समझिए कि ये महाराष्ट्र के गवर्नर के साथ साथ गोवा के भी गवर्नर बन गए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। फिट इंडिया फ्रीडम रन, नाम से ही समझ जाएंगे। फिट इंडिया फ्रीडम रन का मतलब समझ लीजिए। फ्रीडम है 15 अगस्त है, 15 अगस्त है तो 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 के बीच में
फिट इंडिया फ्रीडम रन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। जब ऐसी कोई चीज लॉन्च की जाती है तो ये समझिए कि इनके पीछे जो मिनिस्ट्री होती है उसका नाम जरूर पूछा जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इसके पीछे, फिट इंडिया फ्रीडम रन के पीछे किस ड्यूरेशन के दौरान था, वो ड्यूरेशन भी आपको याद रखना होगा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज किरण रिजिजू, जो न्यूज में बने रहते हैं, आप जानते हैं इनके बारे में, सुना भी होगा आपने। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज किरण रिजिजू है। हम बात कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की। प्लीज ये जरूर याद रखिएगा, किसी भी और मिनिस्ट्री से इसे नहीं जोड़ना है, कहीं आप तीसरा पॉइंट पढ़ के किसी और मिनिस्ट्री से रिलेट ना कर दें। तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ूंगी। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, अगर समझ में आ रहा है, अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन सारे के सारे पेपर में आने वाले हैं, आपको खुद पढ़ के ये पता चल रहा होगा, आई एम श्योर ऑफ इट, क्योंकि आप लोग सीरियस बच्चे हैं, सब तैयारी करते हैं, खुद से डिफरेंशिएट कर पाते हैं, आई एम श्योर, क्योंकि जब आप कमेंट्स लिखते हैं मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि आप लोग सच में पढ़ते हैं और वैल्यू करते हैं चीजों को। प्लीज पढ़िए और ध्यान से अब आगे सुनिए। नेक्स्ट पॉइंट है, हम मंदुआदी रेलवे स्टेशन जो है इसे एक्चुअल में रीनेम किया गया है। अब देखिए, नाम तो मुश्किल था ही, इसीलिए रीनेम कर दिया। तो रीनेम करके बनारस रेलवे स्टेशन इसका नाम रखा गया है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का भी नाम बदल दिया है। तो बहुत सारी चीजों का नाम बदलते रहते हैं, तो नाम बदल के अब कर दिया गया है इसे अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेसवे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेसवे, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेसवे। और मैंने क्या बताया था, मंदुआदी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया। प्लीज नाम याद रखिए, और चेंज नाम तो और जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, हेल्थ आईडी। अब आप कहेंगे अब कौन सा आईडी संभालेंगे हम लोग और कितने आईडी संभालेंगे। अब पहले बात क्या हो रही है ये सुनिए, यहां पर बात हो रही है यूनिक हेल्थ आईडी प्रोवाइड कराया जाएगा। हेल्थ आईडी, यूनिक हेल्थ आईडी हर इंडियन को कहा गया है वो बना सकता है। एक्चुअल में यूनिक हेल्थ आईडी फॉर एवरी इंडियन अंडर व्हाट, अंडर एनडीएचएम। एक्चुअल में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है जो प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लॉन्च किया, जिसमें हर इंडियन को ये कहा जा रहा है कि वो अपना हेल्थ आईडी बना सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। अगर वो रजिस्टर करते हैं तो एनडीएचएम के थ्रू आप सभी का, हम सभी का जो मतलब हम जो सिटीजन्स हैं उनका हेल्थ आईडी जनरेट होगा, और वो हेल्थ आईडी जो है डिजिटाइज्ड होगा, जिसमें आपका डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड होगा। और सीधी बात है, ये डॉक्टर्स को और जो हेल्थ फैसिलिटीज जो है उनको हेल्प करेगा आपका हेल्थ आईडी। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं, बस आपको याद रखना था नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो आपको देने वाला है एक हेल्थ आईडी, यूनिक हेल्थ आईडी, अगर आप रजिस्टर कराते हैं तो। अगला क्वेश्चन देखिए, लेटेस्ट आरबीआई इनिशिएटिव टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एफिशिएंट बैंकिंग। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये है जिन एरियाज में बैंकिंग अभी तक अवेलेबल नहीं हुई है उन जगहों को बैंकिंग के अंदर लाना, जो सर्व्ड एरियाज नहीं है, जहां पर बैंक्स नहीं पहुंचे हैं वहां पर बैंक्स खोले जाएं। इसे फाइनेंशियल इंक्लूजन कहा जाता है। तो लेटेस्ट आरबीआई इनिशिएटिव क्या प्रमोट कर रहा है, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को, जिसके अंदर मैंने क्या बताया था आपको, वो एरियाज जो बैकवर्ड है, जहां पर बैंक्स नहीं पहुंचे हैं, उन्हें बैंकिंग के अंदर लाया जाए, वहां पर बैंक्स खोले जाएं। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन है। और मैंने कहा एफिशिएंट बैंकिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करते हुए इनोवेशन हब, ये इनिशिएटिव जो है इनोवेशन हब आरबीआई ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अब काफी सारी बातें और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, फिर दोबारा से पॉइंट वाइज एक बार देखते जाइए इन्हें। CIC कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी CIC, कमिटी ऑन कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज नॉर्म्स। अब नॉर्म्स की बात, रेगुलेशंस की बात हो रही है, हम कह रहे हैं इसके ऊपर एक कमिटी बनाई गई है। ये कमिटी है तपन रे कमिटी, जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज की रेगुलेशंस के लिए कमिटी, उसका नाम है तपन रे कमिटी। अब जब उसने सजेशंस दिए, उसने रिकमेंडेशंस दिए, तो उस रिकमेंडेशन से आपको ये नीचे कुछ पॉइंट्स मिले।
इन पॉइंट्स को पढ़िए, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स अपने आप आने लग जाएंगे। पहला क्वेश्चन उन्होंने, मतलब पहला पॉइंट आप लोगों के लिए जो था वो ये था, उन्होंने सजेशन दिया है कि बनाएं ग्रुप रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। मैंने क्या बताया? ग्रुप रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाएं। कौन? कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो है वो ग्रुप रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाएं। पहली उनकी ये रिकमेंडेशन। अगले की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताऊं कि अगर मैं एक कंपनी चला रही हूं तो कंपनीज अपने अंदर, मतलब इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो हैं, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज अपने नीचे काफी सारी और इन्वेस्टमेंट कंपनीज बना लेती हैं। तो इसमें इन्होंने कहा है कि जो नंबर ऑफ लेयर्स है अलाउ किया जाएगा सिर्फ 2। मतलब अगर मैं एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी हूं तो अपने नीचे 2, मतलब हम टोटल 2 लेयर्स जो है वो क्या कर सकते हैं, अलाउ करेंगे किसी ग्रुप में। नंबर ऑफ लेयर्स अलाउड टू कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज इन अ ग्रुप ओनली 2, ये रिकमेंडेशन है। तीसरी बात जो उन्होंने कही है कि चीफ रिस्क ऑफिसर जो है उसे अपॉइंट किया जाए कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज के लिए जिनका एसेट साइज 5,000 करोड़ से ज्यादा है, वो चीफ रिस्क ऑफिसर जो है उसे अपॉइंट करें। बढ़िया रिकमेंडेशंस थी तपनवे कमेटी की। तो आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी बातें बाद में लिख के पूछते हैं कि मैम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जब आप जीआई बोल रहे हो, मैं तो हर वीडियो में जीआई को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बोलती हूं। प्लीज समझिए, ज्योग्राफी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी ज्योग्राफी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। किसी एरिया से हम उसको बांध रहे हैं। अगर मैं बार बार ये एग्जांपल देती हूं ताकि आपके दिमाग में ये बात छपे, अगर कोई कांजीवरम साड़ी बोल देता है, कोई बनारसी साड़ी बोल देता है, अगर कोई कोलकाता का रसगुल्ला बोल देता है या दार्जिलिंग की चाय बोल देता है, तो आप समझ पा रहे हैं क्या कि दार्जिलिंग हम जगह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने उसके नाम के साथ उसको जोड़ दिया। जीआई टैग एक एरिया को क्या प्रोवाइड कर रहा है, ज्योग्राफी के साथ एक चीज को जोड़ रहा है। तो अगर मैं बात करूं मोयरा बनाना की, मोयरा बनाना है जिसे हम गोवा के साथ जोड़ रहे हैं। एक्चुअल में जीआई टैग गोवा को अभी जो मिले हैं हाल फिलहाल में वो पढ़ा रही हूं, और उससे पहले गोवा के पास कितने ज्योग्राफिकल टैग किन किन चीजों के लिए है वो भी आपको बताऊंगी। तो पहला आपको बता रही हूं मोयरा बनाना, और साथ में हर्मल चिली। बनाना ही है लेकिन मोयरा बनाना है, तो इसको गोवा के साथ, गोवा के वहां पे उगता है, तो ज्योग्राफिकल टैग इसे मैंने क्या बोला, गोवा को इसके लिए मिला है। हर्मल चिली है, लेकिन मैंने आपको बताया हर्मल चिली है, गोवा के साथ इसे जोड़ा गया है, इसे ज्योग्राफिकल टैग मिला है। एग्जिस्टिंग ज्योग्राफिकल टैग्स जो गोवा के पास ऑलरेडी है वो है, पहला फेनी के लिए, दूसरा खोला चिली के लिए, ये भी चिली है, तीसरा खाजे के लिए। खाजे आपको सुन के पक्का अजीब लगने वाला है, अगर आप जानते नहीं है तो स्वीट है, एक एक्चुअल में गुड़ पारा टाइप होता है। तो खाजे, कार्डियो बोडियो भी इसे कहते हैं। हो सकता है मेरे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफरेंस हो, लेकिन आप समझ जाएंगे क्योंकि लिखा भी हुआ है यहाँ पे। तो जीआई टैग गोवा के पास फेनी, खाजे और खोला चिली के लिए पहले ही था, अब गोवा को दोबारा से मोयरा बनाना और हर्मल चिली के लिए जीआई टैग्स मिल गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पियर ब्रिज टू कम अप ऑन। एक्चुअल में पियर ब्रिज की बात हम कर रहे हैं तो ब्रिज ही है, हम कह रहे हैं एक ब्रिज है जिसे पिलर्स के सपोर्ट पे खड़ा करा जाएगा, वैसा पियर ब्रिज हम कह रहे हैं, लेकिन ये वर्ल्ड्स टॉलेस्ट है। इसे एक्चुअल में बनाया जाएगा इजय रिवर पर। इजय रिवर एक्चुअल में मणिपुर में है, तो मणिपुर की इजय रिवर पर वर्ल्ड का टॉलेस्ट पियर ब्रिज बनाया जाएगा। पियर है वो, पायर नहीं है, जैसे टीयर होता है, टायर नहीं होता, TIER। आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम पास करते हैं तो टीयर 2 देना होता है, आपने टायर 2 नहीं देना होता है बच्चों। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र इनॉग्रेट किया है दिल्ली में, राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का इनॉग्रेशन किया गया है राजघाट पर दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए, आरबीआई ने साइन किया है $400 मिलियन करेंसी स्वैप फैसिलिटी विद सेंट्रल बैंक ऑफ विच कंट्री, दैट इज श्रीलंका। तो आरबीआई ने
करेंसी स्वैप मतलब करेंसी एक्सचेंज की बात हो रही है, करेंसी एक्सचेंज की बात हो रही है, मतलब हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है श्रीलंका के सेंट्रल बैंक के साथ $400 मिलियन, $400 मिलियन का करेंसी एक्सचेंज जो है, करेंसी स्वैप जो है वो करेगा। और आपको बताऊं इसके साथ साथ आरबीआई के अनुसार, बहुत दुख की बात है, मार्च 2021 तक ग्रॉस एनपीए, टोटल एनपीए जो है वो बैंक्स के बढ़कर 12.5% हो जाएंगे। ये आरबीआई के अनुसार है, याद रखिएगा। एनपीए की जब हम बात कर रहे हैं तो हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात कर रहे हैं, बैड लोन्स की बात हम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया डेवलप करेगा 5 इको टूरिज्म जोन्स अड्डू एटॉल में। अब आप कहेंगे ये कौन सी जगह है? अड्डू एटॉल एक्चुअल में मालदीव्स में है, तो नेबर्स के साथ भी हम अच्छे संबंध रखना चाह रहे हैं हम, तो अड्डू एटॉल जो है मालदीव्स में है, वहां पर इंडिया डेवलप करेगा 5 इको टूरिज्म जोन्स। इसके अलावा इंडिया बनाएगा लार्जेस्ट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो बना रहा है, एक्चुअल में वो भी मालदीव्स में ही है। मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं वो इब्राहिम मोहम्मद सोलीह है, इब्राहिम मोहम्मद सोलीह है। इनका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया इतने सारे काम यहाँ करा रहा है। मालदीव्स की कैपिटल माले है, ये हमारी जानकारी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हिरोशिमा डे। अच्छा, अब मैं आपको अगस्त के इतने सारे इंपॉर्टेंट डेज पढ़ाने वाली हूं, केयरफुल हो जाइए और ध्यान से सुनिए। हिरोशिमा डे 6 अगस्त को, इंटरनेशनल डे ऑफ चाइल्ड, इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल्स एंड नागासाकी डे, ये 9 अगस्त को। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को। अब ह्यूमैनिटेरियन डे का थीम भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा, वो रियल लाइफ हीरोज था, हैशटैग रियल लाइफ हीरोज था। 19 अगस्त के ह्यूमैनिटेरियन डे का थीम वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त को ही ऑब्जर्व किया जाता है। एक बार और जल्दी से, हिरोशिमा डे 6 अगस्त, उसके बाद 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल्स एंड नागासाकी डे, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को, और फोटोग्राफी डे भी 19 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, बायोफ्यूल डे 10 अगस्त को, और 10 अगस्त को ही वर्ल्ड लायन डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट इंडियन टू स्कोर सेंचुरी इन ऑल द 3 फॉर्मेट्स। 3 फॉर्मेट्स मतलब क्रिकेट की बात कर रहे हैं, आप लोग सब पहले से ही जानते होते हैं। तो अगर हम टेस्ट मैचेस की बात करें, वनडे इंटरनेशनल की बात करें या T20 की बात करें, इन तीनों में सेंचुरी बनाई, तीनों फॉर्मेट्स में सेंचुरी बनाने वाले सुरेश रैना पहले इंडियन बन गए। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ, जो भी क्रिकेट से ही रिलेटेड है। एक अकेले कैप्टन क्रिकेट हिस्ट्री में जिन्होंने जीता 3 आईसीसी ट्रॉफीज। अब आप कहेंगे 3 आईसीसी ट्रॉफीज में ऐसा क्या, कौन सी 3 आईसीसी ट्रॉफीज? तो हम बात कर रहे हैं T20, वर्ल्ड कप भी, और साथ ही साथ वनडे इंटरनेशनल भी, वनडे इंटरनेशनल हम कह रहे हैं वर्ल्ड कप, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी। और ये कौन है? महेंद्र सिंह धोनी, हम कह रहे हैं MS धोनी ने ये तीनों ही ट्रॉफी जीती हैं। ओनली कैप्टन है ये जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी में, मैंने क्या कहा, इन्होंने 3 आईसीसी ट्रॉफीज जो है वो जीती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ जरा बढ़िए, क्या है? इंडियन नेवी हैज कंडक्टेड पैसेज एक्सरसाइज। काफी दिन से मैं ऐसी एक्सरसाइज पढ़ना छोड़ ही चुके थे, तो दोबारा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पैसेज एक्सरसाइज पासेक्स, इंडिया और यूएस, इंडियन नेवी, यूएस नेवी, अंडमान में, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट करा गया था, मतलब उसके पास में ही है, वहां पर कंडक्ट कराया गया था, लेकिन आपको एरिया वही लिखना पड़ेगा। बस इंडिया और यूएस के बीच में पासेक्स नेवल एक्सरसाइज, और मैंने क्या बताया, वेन्यू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, पहली इंडियन सिटी है जिसपे ट्रैफिक सिग्नल्स में हम कह रहे हैं फीमेल आइकॉन्स दिखेंगे।
अच्छा, अगर आप आइकॉन्स के बारे में कंफ्यूज हो रहे हो, कहां पे आइकन्स खड़े किए जाएंगे, ट्रैफिक सिग्नल्स पे आइकन्स कौन देखेगा, तो आपको बता दूं, जब आप रेड लाइट, मतलब आप जब देखते हैं रेड लाइट, ग्रीन लाइट आप देख रहे होते हैं, तो उसके अंदर आपको बता दूं, आपने ऑरेंज लाइट जलती हुई देखी तो उसके अंदर आपको एक मेल का आइकन दिखता है। उसको चेंज करके मुंबई सिटी के अंदर पहली इंडियन सिटी है जिसमें उन आइकन्स को चेंज करके फीमेल आइकन्स बना दिया गया है, ये आपको याद रखना है। तो ट्रैफिक सिग्नल्स पे फीमेल आइकन्स कौन सी पहली सिटी ने लगाए हैं? मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखिए, हिस्टोरिक पीस अग्रीमेंट, अब्राहम अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब ही संधि है, अकॉर्ड का मतलब ही हम यहां पर क्या कह रहे थे कि वो एक अग्रीमेंट की बात हो रही है। तो हिस्टोरिक पीस अग्रीमेंट है जिसका नाम अब्राहम अकॉर्ड है, साइन किया है इसे इजराइल और यूएई ने, इजराइल और यूएई ने साइन किया है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इजराइल के प्रधानमंत्री की, तो बेंजामिन नेतन्याहू है, ये बेंजामिन नेतन्याहू है इजराइल के प्रधानमंत्री। और अबू धाबी के, अब आपको लग रहा होगा अबू धाबी क्यों आ रहा है, यूएई और इजराइल की बात हो रही है ना, तो इजराइल के प्रधानमंत्री जो मैंने आपको बताया वो बेंजामिन नेतन्याहू है। तो अबू धाबी में क्राउन प्रिंस होते हैं, तो वो क्राउन प्रिंस जो है वो शेख मोहम्मद बिन जायद है, याद रखिएगा इन दोनों का नाम। और अब्राहम अकॉर्ड मैंने आपको बताया जो पीस अग्रीमेंट है, जो पीस ट्रीटी साइन की है वो इजराइल और यूएई ने की है। बड़ी इंफॉर्मेशन थी, बड़ी न्यूज थी। अगला क्वेश्चन देखिए, पंडित जसराज, इनकी हाल फिलहाल डेथ हुई है, ये पास्ड अवे एक्चुअली, तो डेथ हुई है। ये हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट थे। आपसे पूछा जाएगा कि पंडित जसराज कौन थे, एग्जाम में जनरली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको बता दूं हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट थे ये। मेवाती घराना जो है ये इस तरह का इनका मैं बता रही हूं आपको कि पंडित जसराज जो है ये इस तरह का जो गायन था वो करते थे बेसिकली। तो ये आपको याद रखना है, हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट पंडित जसराज। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, यहां पर जो नीचे वाला पॉइंट है आपको बताऊं, डिजिटल इमेजिंग में जो पायनियर थे, पायनियर ऑफ डिजिटल इमेजिंग इन्हें कहा जाता है, इनका नाम है रसल ए किर्श। रसल ए किर्श इनका नाम है, कर्श नहीं है, किर्श है। रसल ए किर्श ऐसे ही प्रोनाउंस किया जाता है, ऐसे इनकी डेथ हुई है एक्चुअल में। आपसे पूछा जाएगा, 91 साल के थे, 91 ईयर्स के थे। आपके लिए बताऊं क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, डिजिटल इमेजिंग में मैंने आपको बताया पायनियर, स्कैनिंग में आपको ये इनका नाम याद आएगा, पिक्सल के लिए एक्चुअल में ये फेमस है कि ये इन्वेंटर थे पिक्सल के। तो जो आप डिजिटल फोटोग्राफी देखते हैं वो डिजिटल फोटोग्राफी में मैंने आपको बताया उस वाले पिक्सल की बात मैं कर रही हूं कि ये उसके इन्वेंटर थे। कौन? रसल ए किर्श, भूलिएगा मत। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया और भूटान का नया ट्रेड रूट शुरू किया गया है, उसे खोला गया है। अब इंडिया और भूटान के बीच में आप जानते हैं कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, इन द सेंस कि आप ट्रेड रूट तो इजीली बना ही सकते हैं, बॉर्डर्स जो मिलते जुलते हैं, मतलब आसपास हैं, वी कैन एक्चुअली क्रॉस देम। तो आपको बताऊं यहाँ पर जयगांव से, जयगांव मतलब जयगांव एक्चुअल में वेस्ट बंगाल में है, तो जयगांव से अहले तक, अहले पसाखा, अहले पसाखा जो है वो भूटान में एक जगह है। तो जयगांव से अहले तक यहाँ पे हम कह रहे हैं इंडिया और भूटान के बीच में व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए नया रूट जो है वो खोला गया है। अभी मैं रैप अप कर रही हूँ, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करिएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा तो दोबारा आप देख सकते हैं। लैंग्वेज में प्रॉब्लम था तो आप इंग्लिश का वीडियो देखिए। थैंक यू।